हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज हम बेसिक इकोलॉजी से लेकर के पॉपुलेशन इंटरेक्शन तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इकोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। जब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एबायोटिक का मतलब क्या होता है? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्या? सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब। अगर बायोटिक आता तो मीन्स लिविंग मैटर, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए सारे बायोटिक्स में आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार जो है इस चैप्टर से पूछ लेता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज एंड देन बायोम्स। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन की ऑर्गेनिज्म क्या होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी, सबसे बेसिक यूनिट जो इकोलॉजी का वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। सपोज दैट किसी एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई राधा है, कोई सोहन है, कोई मोहन है, वो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया में, सपोज दैट पटना में सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। सेम स्पीसीज बोले तो जैसे कि होमोसेपियंस है, ठीक है, जिसे हम लोग मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के मिलने से क्या बनता है? पॉपुलेशन बनता है, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलेंगे तो उन्हें पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है? वो उनका स्पीसीज सेम होना चाहिए और किसी स्पेसिफिक एरिया में रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं? असेंबलीज ऑफ द इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया। कम्युनिटी में क्या होता है? अलग अलग स्पीसीज के बहुत सारे पॉपुलेशन जब एक जगह रहते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। अलग अलग स्पीसीज, जैसे कि डॉग रह रहे हैं तो उनका स्पीसीज अलग है, कैट रह रहे हैं उनका स्पीसीज अलग है, मैन रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनका स्पीसीज अलग है, प्लांट्स है उनका स्पीसीज अलग है, और ये सारे एक जगह रहेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बायो। बायोम क्या होते हैं? लार्ज रीजनल यूनिट डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोम। तो एक सिंगल इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले तो पॉपुलेशन बना, बहुत सारे डिफरेंट पॉपुलेशन मिल करके अलग अलग स्पीसीज के कम्युनिटी बनाया, और अलग अलग कम्युनिटी मिल करके सारे क्या बना दिए? बायोम बनाए। तो ये थे आपके 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगा, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से एक बड़े लेवल पे बायोम बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का मेजर बायोम्स। तो एनुअल वेरिएशन in the intensity and duration of temperature plus annual variation in precipitation leads to the formation of major biomes, ठीक है। India's major biomes are tropical rainforest, deciduous forest, desert and sea coast.
इसका एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ग्राफ से भी लेबलिंग के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। सो उसमें लेबलिंग किया हुआ है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किधर है, डेसिडिवस फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया एंड सी कोस्ट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबायोटिक फैक्टर। क्या है? एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर हम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया क्या कि एबायोटिक में क्या क्या आता है। एबायोटिक में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, ये सारे आते हैं एबायोटिक में आते हैं। ये सारे हैं क्या? एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर कौन है? टेम्परेचर की बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, रह सकते हैं, सह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरीथर्मल। एग्जांपल मैमल्स। स्टीनोथर्मल किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, एकदम 0 से 0 लेवल ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टीनोथर्मल, ठीक है। जैसे कि पोलर बियर बर्फीली जगहों पे रहता है, कोरल्स। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज द वाटर। वाटर इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनलैंड वाटर का सैलिनिटी है लेस देन 5% सी सैलिनिटी एंड 30 to 35% हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स एंड दैट इज ग्रेटर देन 100%। यहाँ पे बात करते हैं, दो चीज आपको ध्यान में रखना है, यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन टर्म। यूरी हेलाइन का मतलब है क्या? जो टोलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट के कंसंट्रेशन को टोलरेट कर सकता है, रह सकता है, सह सकता है, उसे बोलते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। और स्टीनो हेलाइन किसको बोलते हैं? दैट टोलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, वैसे ऑर्गेनिज्म को स्टीनो हेलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है हमारा क्या? लाइट। क्या है? लाइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबको पता है कि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट अपना भोजन बनाता है। फोटो पीरियोडिज्म के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है जो कि लाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है फोरेजिंग और माइग्रेशन इन एनिमल्स, ठीक है। फोरेजिंग मतलब धीरे धीरे एज का ढलना, ठीक है। और माइग्रेशन इन एनिमल्स मतलब जीवों का यहाँ से वहाँ मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द सॉइल। सॉइल, दिस इज द लास्ट एबायोटिक फैक्टर। इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? रॉक का टूटना। वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। वेदरिंग मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। ग्रेन साइज पे भी मैटर करता है कि ग्रेन का जो साइज है वो कितना है। सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो वो सॉइल फर्टाइल ही नहीं होगा। जैसे कि डेजर्ट एरिया में वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है। ये सारे चीज क्या चीज को डिटरमाइन करते हैं? वेजिटेशन को, कि सॉइल का प्रॉपर्टीज कैसा है, सॉइल का ग्रेन साइज कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है, तभी तो वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर सबसे पहला आता है आपका रेगुलेटर। ये रेगुलेटर जो है वो मेंटेन कर सकता है होम्योस्टेसिस को। यहाँ पे एक टर्म आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, अपने बॉडी के कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, बॉडी के टेम्परेचर को टॉलरेट करके रखना, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सपोज दैट कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ। लाइक सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, लाइट वाइट नहीं है तो हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, देन उसके बाद क्या होता है? हमें कूलिंग इफेक्ट आती है। लाइट नहीं भी है फिर भी थोड़ी देर बाद हमारा बॉडी वो एडजस्ट कर लेता है, उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है,
ठीक है। अब सपोज अगर ठंडी की मौसम है, तो ठंडी की मौसम है तो उस टाइम में अगर कहीं आग वाग नहीं है और हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, तो हम शिवरिंग करने लगते हैं, मतलब ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं, मतलब हाथ पैर को रगड़ सकते हैं। उसके साथ साथ कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसा मोटा कंबल वगैरह हो, उससे हम अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं। देन और क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ आग वाग जला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे हीटर, कुछ भी ऐसा जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसी को बोलते हैं क्या, होम्योस्टेसिस। तो रेगुलेटर क्या होता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, एग्जाम ऑल बर्ड्स, मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं, रेगुलेटर होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को। कन्फॉर्मर क्या होता है, कैनॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये मेंटेन नहीं कर पाता है। बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंजेस विद द एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे उसके बॉडी का भी टेम्परेचर का कंसंट्रेशन जो वो चेंज होते जाता है। लाइक 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देन एक और आता है आपका पार्शियल रेगुलेटर। आपने देखा रेगुलेटर देखा, उसके बाद कॉन्फॉर्मर देखा आपने। देन दिस इज द पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर रेगुलेट अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन कन्फॉर्मर, ठीक है। तो ये जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही खुद के बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। और ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंटरनल लेवल हो गया, एक्सटर्नल लेवल हो गया। वर्टिकल वाले पोजीशन पे इंटरनल लेवल, हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन पे एक्सटर्नल लेवल। स्ट्रेट जो लाइन जा रहा है वो कन्फॉर्मर है। इधर से जो स्ट्रेट जा रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, ये क्या हो गया, आपका रेगुलेटर हो गया। और हाफ से जो गया दैट इज कॉल्ड द पार्शियल रेगुलेटर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, मतलब खुद को अडेप्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं। अब सपोज कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, या फिर आंधी तूफान स्टॉर्म कुछ भी हो, तो हमें अगर जिंदा रहना है तो खुद को तो अडॉप्ट करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में, या फिर कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है आपका माइग्रेट। माइग्रेट में क्या होता है, मूव टेम्पोरली फ्रॉम ए स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ हॉस्पिटेबल एरिया। माइग्रेट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से, मतलब हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का कंडीशन अगर स्ट्रेसफुल है तो कुछ टाइम के लिए टेम्पोरली वो मूव कर जाते हैं वैसे एरिया में जहाँ पे वो रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, मतलब हॉस्पिटेबल एरिया में जा करके रहने लगते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान होस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम द साइबेरिया एवरी विंटर। हर एक ठंडी में जो है साइबेरिया से कोलोराडो नेशनल पार्क में, भरतपुर राजस्थान जो पार्क है, ये सब में बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं फ्रॉम द साइबेरिया। क्यों, क्योंकि वहाँ का कंडीशन जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेसफुल, वो उस हैबिटेट में रह ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। देन है आपका सस्पेंड, बैक्टीरिया, फंगी, लोअर प्लांट्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स। सस्पेंड में क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी पे मोटा सा परत स्पोर्स का बना लेते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हायर प्लांट्स की बात करें जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो हायर प्लांट्स में सीड एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब हायर प्लांट जो है जितने भी एंजियोस्पर्म है वो क्या करते हैं, सीड्स और उनके वेजिटेटिव जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो घट जाता है, मतलब वो डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बात करें तो ये खुद में कैसे अडेप्टेशन लाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, मतलब जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उस टाइम में वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं जमीन के अंदर,
तो अगर ठंडी के मौसम में छुपते हैं तो उन्हें विंटर स्लीप बोलते हैं, गर्मी के दिन में छुपते हैं तो उन्हें समर स्लीप बोलते हैं। उनके लिए टर्म यूज करते हैं क्या, एस्टिवेशन। ठीक है, ऐसे छुपते क्यों है, टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन। गर्मी के टाइम में छुपते हैं, उनके लिए टर्म यूज करते हैं समर स्लीप, टर्म क्या है, एस्टिवेशन। विंटर में अगर छुप रहे हैं, खुद को छुपा रहे हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से, उसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, एग्जाम्पल पोलर बियर। एस्टिवेशन का मतलब क्या, समर स्लीप, एग्जाम्पल क्या है, स्नेल्स। स्नेल्स घोंघा वगैरह आपने देखा होगा, फिश। टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन, गर्मी से खुद को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइपोज। डाइपोज का मतलब क्या होता है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंक्टन स्पीसीज इन लेक्स और द पॉन्ड्स। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में एन इंडिविजुअल हैज बर्थ एंड डेथ। एक सिंपल और एक सिंगल इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसका बर्थ होता है या फिर डेथ होता है, जन्म होगा या फिर मृत्यु होगा। लेकिन एक पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन कैसे बनता है, बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनता है। और जब पॉपुलेशन लेवल पे बात करते हैं तो बर्थ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब जन्म दर, मृत्यु दर। नेक्स्ट है बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, जितना भी चेंज हुआ है, चेंज इन नंबर बाय इनिशियल नंबर, पहले का जो नंबर था वो। डेथ रेट कैसे निकालते हैं, चेंज इन नंबर बाय इनिशियल नंबर, चेंज इन नंबर बाय इनिशियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। क्या बात करेंगे, सेक्स रेशियो के बारे में। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में मेल का कितना परसेंटेज और फीमेल का कितना परसेंटेज है, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल 60% मेल, 40% फीमेल। एज पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एज पिरामिड, प्लॉटिंग ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव होता है, देन रिप्रोडक्टिव, सबसे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में वो होता है जो बच्चे जन्म लिए हैं, अभी छोटे हैं। रिप्रोडक्टिव में जो रिप्रोड्यूसेबल एज, जैसे कि 18 से लेकर के 35-45 तक। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं। अब बात करते हैं पिरामिड की। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंडिंग एज पिरामिड की। इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल के जैसा ऐसा शेप होगा, आपने देखा भी होगा। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव। अब इसका बेस देखिए तो सबसे ज्यादा बड़ा है ना, सबसे ज्यादा चौड़ा दिख रहा होगा। ऊपर देखिए कॉनिकल टिपे बहुत कम है। तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ये एक मैंने एक बनाया क्या आपके लिए, ट्रायंगल, और सबसे नीचे रखा क्या, प्री रिप्रोडक्टिव, बीच में क्या रखा, रिप्रोडक्टिव, और सबसे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब आपको इस ग्राफ से पता चल रहा होगा, इस शेप से पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो प्री रिप्रोडक्टिव का है, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो एक्सपेंडिंग पिरामिड में क्या होता है, शेप ट्रायंगुलर होता है, और यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में बेल शेप होता है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग सेम ही होता है। डिक्लाइनिंग की बात करें, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड में, तो इसमें क्या होता है, शेप कैसा हो जाता है, अर्न शेप। इसको याद रखना है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, लो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इसी ट्रायंगल को जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, इसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है, जितना भी आप खाना पीना खा सकते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। सो इक्वेशन कैसा बनता है, dn/dt इक्वल टू rn, इसको रट के रखना है। वेयर r इज द इंट्रिंसिक रेट, n इज द पॉपुलेशन साइज। शेप कैसा बनेगा, कर्व का शेप कैसा बनेगा, जे शेप, ऐसा बनेगा जे शेप, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को हम रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाता है। क्यों लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन, ऑर्गेनिज्म के बीच में, स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एंड एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। इक्वेशन क्या है, वर्ल्ड होल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का,
ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या दिया था इक्वेशन, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n by k, where R is the intrinsic rate, n is the population size, k is the carrying capacity। कर्व का शेप कैसा होगा, सिग्मॉइड, और बोले तो एस शेप, बोले तो एस शेप, इस टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, समझ गया। ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ का। इसका इक्वेशन जो है इसको रट के रखना है, ये हर बार पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब देखिए म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी और फंगी का, जहाँ पे एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, फंगी क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर। एल्गी फूड देगा, खाना देगा, और फंगी क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर, रहने का जगह देगा। तो दोनों का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गया, दोनों को फायदा मिल रहा है, और लाइकेन और माइकोराइजा आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को घाटा होता है। एग्जाम्पल क्या है, एबिंगडन टॉर्टवाइस एंड गोट्स इन गैलापागोस आइलैंड। याद रखिएगा, सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बाहर से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी का, प्रिकली पियर, कैक्टस एंड मॉथ, कैक्टस एंड मॉथ। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान। एग्जाम्पल है कस्क्यूटा ऑन हेड्स प्लांट, लिवर फ्लूक। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल ऑर्किड ऑन मैंगो, मैंगो ब्रांच, मतलब मैंगो प्लांट ऑर्किड ग्रो कर गया तो मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऑर्किड को खाना पीना रहने का सब चीज तो मिल रहा है फ्री में। नेक्स्ट है बार्नेकल्स ऑन द वेल, और वेल के पीठ पे बार्नेकल्स ग्रो हो जाता है। ठीक है, वहां पे रहने लगता है। सो इनका रिलेशनशिप कैसा है, कॉमेंसलिज्म, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को नुकसान होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, और आपको पता है ये क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है, इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना। ठीक है, एक को नुकसान हो रहा है, बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरे स्पीसीज को। ये था आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म जहां भी देखिएगा, एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान, ये तो याद रहेगा। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, और म्यूचुअलिज्म में कहते हैं ना भाई म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, चलो दोनों को फायदा होगा, ये भी याद रहेगा। लेकिन कंफ्यूजन आती कहाँ पे है याद करने में, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में। तो ए का मतलब क्या होता है, एड, लेकिन आपको माइंड में ध्यान क्या रखना है, एड का प्लस साइन होता है, लेकिन हमको रखना है क्या, माइनस। अब एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा एक। तो इसका अगर एमेंसलिज्म का माइनस साइन याद है माइंड में, तो कॉमेंसलिज्म में क्या डाल दीजिए, प्लस, मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।